नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है यह क्लास जो है वो बिहार स्पेशल की क्लास है और इस क्लास में हम बिहार स्पेशल जो कि बीपीएससी के एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है और इसके लिए मार्केट में कई सारे बुक है और उस बुक को लेकर आप कंफ्यूज भी होते होंगे कि कम समय में कौन सी बुक पढ़ा जाए। जो आपकी मन होगा पढ़िएगा और मैं बीच में बता भी दूंगा कि कौन सी अच्छी बुक मार्केट में चल रही है और हमारी क्लास जो होगी यह बहुत ही बेहतर आपके सामने नोट्स के रूप में सामने उभर कर आएगी। थोड़ा सा और बता दूं कि ये पूरी क्लास जो है उसमें बिहार के इतिहास, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमिक्स, बिहार की इंडस्ट्री, इसमें इकोनॉमी का ही पार्ट है, इसके साथ ही बिहार के एग्रीकल्चर, बिहार की बजट, बिहार की जनसंख्या, इसके साथ ही बिहार के जितने भी मिसलेनियस पार्ट हैं उस सभी को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। आज की क्लास में हम बिहार का एक संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। पूरी क्लास जो होगी वह कल से आपकी चलेगी। तो इसमें हम आज बिहार के बारे में पाषाण काल से लेकर अब तक की एक माइंड मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक ओवरव्यू दे देंगे। जैसा कि आप सभी पढ़े होंगे इतिहास में कि पाषाण काल में मानव क्या था, मानव का विकास हुआ था, मानव के लिए हिमकाल दौड़ आए थे, मानव ने अपने विकास के लिए जो पाषाण उपकरणों का औजार बनाया था, इस सही बातों को आपने पूरे इतिहास में पढ़ ली। यहाँ पे हमको बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। जैसा कि आपसे पता होगा कि बिहार में देखिए बिहार का संबंध जो है ना वह पाषाण काल से लेकर है, क्योंकि पाषाण काल में अगर बात किया जाए जैसा कि आप पढ़े होंगे कि पाषाण काल के 3 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरी उम्मीद और मुझे यह विश्वास है कि आप सभी इस तीनों कालखंड को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बिहार के कुछ स्थलों से पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं उसको आपके सामने बताने का प्रयास करेंगे। अगर पूरा पाषाण काल की बात किया जाए तो पूरा पाषाण का जो साक्ष्य जो बिहार में जो मिले हैं, पूरा हम पाषाण काल यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा। हम देखिए आपके सामने उतने ही फैक्ट डिस्कस करेंगे जहां सीधे प्रश्न बनने की संभावना है और इसकी हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद रखना है। तो बिहार में अगर हम बात किया जाए तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के औजार जो मिले हैं वह मिले हैं मुंगेर से और नालंदा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? नालंदा से मिले हैं। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में यह प्रश्न बनता है कि बिहार में मध्य पाषाण काल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं और उसमें आपके 4 ऑप्शन देंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि बिहार में पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल की जो प्रश्न पूछा गया है, इन दोनों का जो साक्ष्य है वह बिहार के 2 स्थल से मिले हैं, 2 जगह से मिले हैं और उस 2 जगह का नाम जो है वह मुंगेर है और नालंदा है। इसी प्रकार से आपको पता होगा कि पूरा पाषाण काल में मानव क्या था? आखेटक था। वह कंद जंगली जानवरों को मार खाया करता था। उसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। उसके सब पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में उस समय आग भोजन को कच्चे मनुष्य खाया करता था। उसी से नव पाषाण काल जब पहुंचा तो उस समय उसने आग का आविष्कार हुआ था, उसने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव जो था वह आखेटक था, शिकारी था और खाद्य संग्राहक के रूप में था। लेकिन जैसे जैसे वह नवपाषाण काल में पहुंचा तो उसने औजार निर्माण के तौर तरीकों में बदलाव कर दिया। जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में क्या था? क्वार्टजाइट जैसे, स्फटिक जैसे मतलब कठोर पत्थरों का इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ आते आते नवपाषाण काल में मानव ने छोटे छोटे औजारों, दूर से मारने वाले औजारों का विकास कर लिया। यानी यहाँ तक आते आते उसकी तकनीक क्या थी? अच्छे ढंग से विकसित हो चुकी है।
लेकिन वहाँ पे हम यह बता देते हैं, बता देते हैं पूरा पाषाण काल में जैसे कि औजार बनाया था, जैसे कि क्या था, चॉपर था, चॉपिंग था, ये सभी औजार थे पूरा पाषाण काल में। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे मध्य पाषाण काल में तो क्लीवर था। अब पूरा हम बताएंगे नहीं यहाँ पे कि क्लीवर क्या होता है, कि क्लीवर कैसा, उसका डायग्राम कैसा होता है, ये सब पढ़े भी होंगे। क्लीवर था, बिदारनी था, ये सभी औजार थे। नव पाषाण काल में आते आते मानव क्या था, एक उन्नत संस्कृति के रूप में विकसित हो चुका था, और यहाँ पे आते तो वह काफी आधुनिक मनुष्य के रूप में एक तरह से देखने को मिलता है। तो बिहार में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अलावा नव पाषाण काल के भी साक्ष्य मिलते हैं। और बिहार में अगर नव पाषाण काल के अगर साक्ष्य की अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो बिहार में नव पाषाण काल के साक्ष्य जो है वह आपके सारण और वैशाली से मिलते हैं। इसलिए आपके प्रश्न पत्र में यही प्रश्न बनेगी कि बिहार में नव पाषाण काल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए। इसके बाद तो इसको याद कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक हम बताते हैं याद करने के लिए। आप कभी कभी इस चारों स्थल को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो इसके याद रखिएगा मन सब, यानी मन जो है, मन लगा के सब पढ़ेंगे ना तभी सब याद रहेगा। तो मन से क्या हो गया, पूरा पाषाण काल यानी मुंगेर और नालंदा, मध्य पाषाण काल मुंगेर और नालंदा। जबकि नव पाषाण काल की अगर बात करेंगे तो नव पाषाण काल की जो साक्ष्य है वह सारण से और वैशाली से प्राप्त हुए। इसके बाद धीरे धीरे हम पहुंचते हैं ताम्र पाषाण काल में। ताम्र पाषाण, हालांकि इस काल को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सप्तसिंधु सभ्यता आदि के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इससे बात कर लेंगे तो बिहार में ताम्र पाषाण काल के भी साक्ष्य देखने को मिलता है। और यह आपका सारण, गया, पटना आदि स्थलों से ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य देखने को मिलता है। इसके साथ ही बात करेंगे अब आइए सीधे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, बिहार में उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य भी देखने मिलते हैं। तो बिहार में ऐतिहासिक युग का जो प्रारंभ जो होता है वह उत्तर वैदिक काल से होता है। और उत्तर वैदिक काल से बिहार में ऐतिहासिक युग का आरंभ हो जाता है। आप कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा कि इसकी तीन जो हम बता रहे हैं इनकी समय अवधि क्या थी, इनकी टाइम पीरियड क्या होगा, सभी आप इतिहास में पढ़े होंगे। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं 6वीं शताब्दी ईस्वी में। छठी शताब्दी ईस्वी की अगर बात करेंगे तो इसी समय बौद्ध एवं जैन का उत्थान होता है, विकास होता है। और बिहार ही एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल है कि जहाँ से बौद्ध धर्म का उदय और जैन धर्म का उदय होता है। और इन दोनों धर्म ने शांति की बात जो था वह पूरे विश्व में फैलाया था। बिहार एक ऐसी महान धरती थी, बिहार जो थी वह एक ऐसी महान जगह थी कि जहाँ से उत्तर वैदिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है। और जैसा कि आपको पता होगा गौतम बुद्ध के बारे में बहुत डिटेल से आप लोग पढ़े होंगे और महावीर के बारे में भी डिटेल से पढ़े होंगे। आप कमेंट यूट्यूब पर कर दीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था और गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस जिले के किस नदी के किनारे हुआ था। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम पहुंच जाते हैं आपके मौर्य काल में। और जैसा कि पता है कि मौर्य वंश में
यहीं पे आपको आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जब 36 शताब्दी ईस्वी को पढ़ाएंगे तो वहीं पे जब गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में जब डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से, तो वहीं पे आपको हम हर्यक वंश इस सब के बारे में, जैसे कि बिंबिसार, इसके साथ ही आपका अजात शत्रु, उदयन, इस सब शिशुनाग वंश, इस सभी का हम वहाँ पे चर्चाएं कर वो डिटेल से करेंगे। एक ओवरव्यू आप एक माइंड में सेट कर रहे हैं कि बिहार की ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है। जब मौर्य वंश में हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे जैसे कि पता होगा कि बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य शासक हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, कई सारे विजय हासिल की थी। इन्होंने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था। जैसे कि प्लूटार्क और जस्टिन कहता है कि 6 लाख की सेना को लेकर समस्त उत्तर भारत को चंद्रगुप्त मौर्य ने रौंद डाला था। इसके बाद यह बाद में चलकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया था और श्रवण बेलगोला जाकर वहाँ पे अपने क्या किया था, प्राण को सलेखना विधि से त्याग दिया था। उसके बाद क्या हुआ, बिंदुसार शासक बना था। उसके बाद अशोक महान शासक बनता है। तो जब अशोक महान की अगर बात करने की कोशिश करेंगे, तो अशोक महान जो था, अशोक का साम्राज्य जो था कहाँ से, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। और जब अशोक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाने की कोशिश करेंगे उस समय, तो पूरे मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अशोक के जितने भी शिलालेख है, जितने भी स्तंभ लेख है, इसके साथ ही अशोक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा, उसकी चर्चाएं वहाँ पे करेंगे। उसके बाद सीधे हम पहुँचते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में भी कई सारे बिहार पे महान शासक हुए। उसमें एक शासक को लेकर, जैसे कि आपका चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे कि गुप्त वंश का स्थापक किसने किया था। इसके साथ ही समुद्रगुप्त के महान भारत का नेपोलियन से क्यों कहा जाता है, इस सब के बारे में बहुत सारे तमाम फैक्ट जो हैं वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गुप्त काल के दृष्टिकोण से भी बिहार जो था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। गुप्त काल में बिहार का इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि बिहार जो था पूरी दुनिया भर में शिक्षा, साहित्य आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नाम हासिल किया था, ठीक है ना। और विज्ञान के लिए पूरी दुनिया भर में जानते हैं। उसी समय हम आपको डिस्कस करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत से आज तो आप देखते होंगे, उस समय प्राचीन काल में ही विदेश जो थे, विदेशों से अच्छा है, हाँ, गुप्त, देखिए मौर्य वंश और गुप्त वंश के, मौर्य जब वंश करेंगे और गुप्त वंश करेंगे, उसी के बीच में मौर्योत्तर वंश का भी वहाँ पे डिस्कस कर देंगे कि मौर्योत्तर काल में बिहार का महत्व क्या था। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भारत और रोम के बीच व्यापार होता था, तो भारत से व्यापार करने के लिए जो महत्वपूर्ण केंद्र थे, वो जो बिहार के भी हिस्से, बिहार के महाजनपद में भी आते थे। वो सब डिस्कस वहाँ पे करेंगे। इसके बाद गुप्त काल में पहुँचते पहुँचते बिहार ने अपनी एक अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी और पूरे दुनिया भर में शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में बिहार का नाम, पूरे बिहार की जो डंका था वह पूरी दुनिया भर में बजता था। इसके बाद हम धीरे धीरे पहुँचेंगे आपका पाल शासक, जिसमें कई सारे शासक हुए, गोपाल हुए, धर्मपाल हुए, देवपाल हुए, महिपाल हुए, इस सभी की चर्चाएं करेंगे। और पाल काल की बात करेंगे तो पाल काल में भी बिहार जो था, बिहार का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम सीधे पहुंच जाएंगे मध्यकाल में। तो मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में थोड़ा सा डिफरेंस लेंगे कि मध्यकाल में जो था यह क्या था, शेर शाह का कर्म भूमि था। अब कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करिएगा कि शेर शाह का स्मारक कहाँ में है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे। यहीं पे मध्यकाल में क्या हुआ, भारत में विभिन्न वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन होता है, जैसे कि पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेन्स आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, ये सभी आते हैं, जिसकी चर्चाएं हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पढ़ाई भी आपको सिखों के महान 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली है आपका, हाँ, पटना ही है। और इसके साथ ही अब बात करेंगे सूफी संतों ने प्रेम, सद्भावना, भाईचारा आदि के पाठ जो है वह पूरे देश को फैलाया, देश में प्रसार किया था। यानी मध्यकाल के दृष्टिकोण से भी बिहार जो था एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में उभर कर सामने आया था। थोड़ा सा और हम डिस्कस कर देंगे आधुनिक काल में। जैसा कि जब अंग्रेजों ने देखिए, हम यहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन्स, फ्रांसीसी में ज़्यादा फोकस जो करेंगे वो अंग्रेज पर करेंगे, ठीक ना, क्योंकि अंग्रेज ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्री जो है वो बंगाल और बिहार में बनाया था। इसके बाद हम बात करेंगे कि अंग्रेजों ने जो भारतीय इतिहास में जो महान युद्ध बक्सर का युद्ध माना जाता है,
देखिए, भारत में साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की नींव की बात करेंगे ना, तो नींव तो आपका प्लासी का युद्ध से रख दिया गया था। लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे तो बहुत, अगर इतिहास में जहाँ साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है, नींव तो वहीं हो सकता, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है ना, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था, जिसमें हेक्टर मुनरो और त्रिपुट थे, कौन कौन, मीर जाफर, मीर कासिम और शाह आलम दूसरे साहब जो थे, उन सभी के जो बीच जो युद्ध हुआ था, वही युद्ध था, वही अंग्रेजों के लिए क्या हुआ था, निर्णायक हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों ने पूरी वीरता के साथ लड़ाई की थी और भारतीय त्रिपुट को पराजित किया था। देखिए, प्लासी की युद्ध तो पूरे षड्यंत्र के साथ लड़ा गया था। उसमें अंग्रेजों ने क्या था, छल कपट करके जीता था और वहां से भारत में अंग्रेजों के औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव एक तरह से पड़ चुकी थी कि हम भारत में शासन करेंगे। लेकिन यही बक्सर का जो युद्ध था, यह बक्सर कहाँ पड़ता है, बिहार में तो पड़ता है, तो बक्सर का युद्ध वहां पे हम चर्चाएं बहुत डिटेल से करेंगे। उसके बाद आगे चलकर हम सीधे पहुंचेंगे। सीधे अगर हम बात करेंगे तो बिहार में कई सारे आंदोलन, जैसे कि आपका आंदोलन हुआ था, जैसे 1857 का विद्रोह जब हुआ था, उसमें आपका वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, पीर अली का नाम आता है। इन सभी की चर्चाएं जो है बहुत बेबाकी अंदाज में करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे 1857 जब विद्रोह पढ़ाएंगे, उसके बाद उससे गांधी जी की। देखिए, गांधी जी बिहारी एक ऐसी धरती थी जहां से 1857 का विद्रोह के बारे में कहा जाता है कि क्या था, जो क्या नाम उनका, वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों को धूल चटाया था, अपनी एक हाथ को काट कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था जब उनकी गोली लगी थी। सोचिए 80 वर्ष में उनकी क्या थी। बिहार ही ऐसी महान धरती थी जहां से महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए तो पहली सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण से जो किया था, वह चंपारण कौन थी, बिहार में तो स्थित है। और बिहार का जो महत्व जो है वह आज से नहीं बल्कि पाषाण का, जब मानव आखेटक था और जब मानव आधुनिक हो चुका, तब से लेकर आज तक बिहार की इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बाद जब आधुनिक काल में पहुंचे तो बिहार अंग्रेजों के समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक में शामिल था। लेकिन आगे चलकर पहले 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल को बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया गया। फिर 1937 ईस्वी में बात करेंगे, 1936 ईस्वी में बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया। फिर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया गया। तो बिहार का इतिहास जो है वो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसमें हम पूरे डिस्कस करेंगे। और कल से हम अपनी पूरी क्लास जो है, कल से हम जो स्टार्ट करेंगे महाजनपद का उदय से हम आपके सामने क्लास आपका कंटिन्यू होगा। देखिए, यहाँ से इतनी क्लास करने के बाद आपके सीधे प्रश्न अगर बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। इसका ट्रिक क्या है, ये पूरा पाषाण काल के शास्त्र जो है याद रखिएगा, मन सब लगा के, ठीक है, पढ़ना है। अगर मन सब लगा के नहीं कर पढ़ोगे तो गप हो जाएगा। गप सब नहीं कर रहे हैं, क्या करना है, क्या है, मन सब लगा के गप। अगर मन सब लगा के नहीं पढ़ेंगे सब गप हो जाएगा, सब गप में चलेगा। तो मन से क्या होगा, मुंगेर, नस हो गया नालंदा, सस हो गया सारण, बस हो गया वैशाली, गस हो गया। यानी पूरा पाषाण काल के साथ हो जाएगा मुंगेर नालंदा से, नव पाषाण काल के साथ सारण और वैशाली से, और ताम्र पाषाण काल के साथ जो है वह सारण, गया और पटना से हुए थे। इसके बाद कल हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।